नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमने सोचा कि क्यों ना आपको एक सीरीज का टूर दिया जाए, तो आज हम लेकर आए हैं एक खास सीरीज। तो चलिए आपका स्वागत करते हैं दी प्रिजनर्स में। सीरीज की शुरुआत में हमें एक लड़का मिलता है जिसका नाम जेम्स है। उसकी आंखें एक रेगिस्तान में खुलती हैं और वहां पहुंचते ही वो भी हमारे जैसे हैरान हो जाता है कि अचानक मैं यहां कैसे आ गया। उसे कुछ फ्लैशबैक्स दिखते हैं जिसमें वो खुद को न्यूयॉर्क में देखता है, लेकिन अपने घर में नहीं, क्योंकि वो पहले न्यूयॉर्क में ही रहता था। पर अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो यहाँ रेगिस्तान में पहुंच गया। दोस्तों, ये बात तो सीरीज के आखिर में ही पता चलेगी, है ना। अब जेम्स कुछ सोच पाता उससे पहले उसे पास से गोलियों की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि एक बूढ़े आदमी जिसका नाम मार्क है, उसके पीछे कुछ लोग बंदूकें लिए चल रहे हैं। वो लोग कुत्तों के साथ छिपे हुए थे ताकि उसे पकड़ सकें। इस फायरिंग में दोस्तों मार्क को भी गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है। बेचारा जेम्स हिम्मत दिखाता है और मार्क को उन गुंडों से बचाकर एक गुफा के पास ले जाता है। फिर मार्क जेम्स से कहता है, तू यहाँ नया लगता है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बस मेरे लिए एक काम कर दे, यहाँ से गांव में जा और वहां 554 नाम की एक लड़की को बता देना कि मार्क यहाँ से भाग गया। प्लीज ये मत कहना कि मैं मर गया, वरना उसकी उम्मीद टूट जाएगी। ये कहने के बाद दोस्तों वो आदमी खुदकुशी कर लेता है। और दोस्तों जिस जगह पर जेम्स आया है उसका नाम है विलेज, और यहाँ लोगों के नाम नंबरों में होते हैं। इसीलिए मार्क ने जेम्स को 554 नंबर वाली लड़की से मिलने को कहा। लेकिन दोस्तों आपको नंबर से कंफ्यूजन हो रही होगी, तो चलिए इस लड़की का नाम रखते हैं मैरी। जेम्स पहले मार्क के अंतिम संस्कार करता है, उसे वहीं दफना देता है। फिर वो गांव के अंदर जाता है जो कि एक छोटा सा टाउन है। वहां पहुंचने के बाद वो एक टैक्सी लेता है और ड्राइवर जिसका नाम मैक्स है से कहता है, बोलो भाई मुझे रेलवे स्टेशन ले चलो प्लीज। मैक्स बोलता है, साहब आप यहाँ किस स्टेशन की बात कर रहे हो, यहाँ तो कोई स्टेशन ही नहीं है, मैं बस लोकल चलाता हूँ। ये सुनकर जेम्स की हालत खराब हो जाती है। वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिर वो टैक्सी से उतरता है और एक क्लब में जाता है ताकि पता कर सके कि ये कौन सी जगह है और यहाँ रेलवे स्टेशन है या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। लेकिन तभी उसे फिर से उन गुंडों और उनके कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। जेम्स डर के मारे तुरंत वहां से भाग जाता है। वो फटाफट मैक्स की टैक्सी में छिपकर बैठ जाता है और कहता है, भाई यहाँ कोई मैरी है, मुझे उसके पास जाना है। दोस्तों आपको पता है ना, मैरी का नंबर 554 है। तो मैक्स जेम्स को मैरी के पास छोड़ देता है। जेम्स उसे बताता है, देख मार्क था ना, वो यहां से भाग गया। मैरी समझ जाती है कि जेम्स किसकी बात कर रहा है और किस तरह की बात कर रहा है। वो कहती है, देख मार्क पागल आदमी है, उसकी बातों में कभी मत आना और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, वरना पता नहीं तेरी वजह से मैं फंस जाऊंगी। फिर दोस्तों वही गुंडे वहां दोबारा आ जाते हैं। जेम्स तुरंत एक रेस्टोरेंट की छत पर छिप जाता है, लेकिन अचानक वहां एक बूढ़ा आदमी आता है जो सफेद सूट पहने हुए है और उसके हाथ में ग्रेनेड भी है। दरअसल दोस्तों ये बूढ़ा आदमी इस पूरे गांव का चीफ है और यहाँ चीफ जेम्स को 6 कहकर बुलाता है, क्योंकि गांव के अंदर जेम्स का नाम 6 है। ये सुनते ही जेम्स को फिर से न्यूयॉर्क की यादें आने लगती हैं, जिसकी वजह से वो तुरंत बेहोश हो जाता है। अगले दिन उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं, जहां एक डॉक्टर जिसका नाम सारा है उसका इलाज करती है। इलाज के बाद जेम्स को चीफ के पास ले जाया जाता है, जहां जेम्स उससे पूछता है, आप कौन हैं और मैं कौन हूं, तुम्हें यहां क्यों लाया गया है। देखो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं न्यूयॉर्क सिटी का रहने वाला हूं, बस अपने घर जाना चाहता हूं। यह सुनकर चीफ हैरान हो जाता है और कहता है, ये न्यूयॉर्क क्या बला है, मैंने तो कभी इस जगह का नाम भी नहीं सुना और तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे पहली बार यहां आए हो। दोस्तों यहां चीफ जेम्स को उसकी एक आईडी भी देता है जो इस गांव की है, यानी जेम्स भी इस गांव का हिस्सा है, ये आईडी से साबित हो सकता है। लेकिन जेम्स पूरी तरह से हैरान है कि मैं यहां का रहने वाला कैसे हो सकता हूं। दोस्तों वो चीफ की बातों पर यकीन नहीं करता, उसे लगता है कि यह सब झूठ है, शायद चीफ उसे बेवकूफ बना रहा है।
अब दोस्तों, जेम्स को उसके घर भेज दिया जाता है, जो न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि गांव का एक घर है। वो घर बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा उसका न्यूयॉर्क वाला घर था। इसके बाद जेम्स गांव को एक्सप्लोर करने निकलता है ताकि यहाँ के लोगों और जगह के बारे में बेहतर समझ सके। घूमते घूमते उसे शहर से दूर दो बहुत बड़े टावर दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर जेम्स सोचता है कि शायद इन टावरों तक पहुंच जाए तो यहां से निकलने का रास्ता मिल जाए। इसीलिए दोस्तों, वो अपने दोस्त मैक्स की टैक्सी चुरा लेता है और टावर की ओर चल पड़ता है। लेकिन जितना वो टावर के करीब जाने की कोशिश करता है, टावर उतना ही उससे दूर होता जाता है। अब जेम्स पूरी तरह से परेशान हो जाता है कि वो किस दुनिया में आ गया है, और दोस्तों वहां वो फिर से बेहोश हो जाता है। तभी सारा वहां आती है, जेम्स की देखभाल करती है और उसे वापस गांव ले आती है। गांव पहुंचने के बाद जेम्स मार्क के घर जाता है ताकि उसके बारे में कुछ जानकारी जुटा सके। वहां उसे मार्क का बनाया हुआ एक स्केच दिखता है। दोस्तों, यानी मार्क भी इस गांव का नहीं था। वो यहां से भागकर लंदन जाना चाहता था, लेकिन जब उन गुंडों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने उसे मार डाला। जेम्स ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी चीफ वहां आ जाता है और कहता है, सुन, तू मार्क के घर पर क्या कर रहा है? जेम्स जवाब देता है, देखो, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इस गांव से न्यूयॉर्क कैसे जाए। चीफ बोलता है, अरे क्या तू पागल हो गया है? ये गांव ही तेरी असली दुनिया है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। जितनी जल्दी तू ये बात समझ ले उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा। ये कहकर चीफ अपने बेटे एलेक्स के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन जेम्स को बहुत बेचैनी होने लगती है। जेम्स को समझना है कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो वो मैरी से मिलने जाता है और कहता है, मुझे पता है तुम कुछ छुपा रही हो। फिर दोस्तों, बल्कि उसे मार्क के स्केच दिखाता है। मैरी कहती है, देख, मैंने तुझे पहले ही बताया था। मैं बस इतना बता सकती हूं कि मार्क हमेशा ये स्केच बनाता था। जब मैंने उससे इन स्केच के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़े हैं, जहां वो पहले रहता था। उसे नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे आया और इस गांव में फंस गया। मैरी उसे अपने बनाए कुछ स्केच भी दिखाती है, क्योंकि जेम्स की तरह उसे भी विजन आते हैं। उसे पता चलता है कि वो पहले कहीं और रहती थी। मैरी बताती है, मेरे और मार्क की तरह इस गांव में और भी लोग हैं जिन्हें अपनी पुरानी जिंदगी के विजन आते हैं, जहां वो पहले रहते थे। ऐसे लोगों को ड्रीमर्स कहते हैं, लेकिन वो अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। अगर किसी को पता चल जाए तो उन्हें मार दिया जाता है। ये सुनकर बेचारा जेम्स और कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है, यानी मेरे जैसे और लोग भी यहाँ फंसे हैं। मुझे इस राज को खोलना होगा ताकि मैं जल्दी से यहाँ से निकल सकूं। दूसरी तरफ दोस्तों, चीफ अपनी पत्नी हेलेन को 3 गोलियां वो खिला रहा है। इन गोलियों के बारे में हमें आगे पता चलेगा कि ये क्या करती हैं। उसका बेटा एलेक्स भी वहां खड़ा है, जो सोच रहा है, जेम्स ने क्यों कहा कि वो किसी दूसरी जगह से आया है? क्या सच में गांव के बाहर भी कोई दुनिया है जिसे मेरे पापा मुझसे छुपा रहे हैं? उधर जेम्स सारा के साथ है और अपनी न्यूयॉर्क की जिंदगी के बारे में बता रहा है। वो कहता है, तुझे पता है, एक बार मेरी मुलाकात एक लड़की लूसी से हुई थी। हम दोस्त बन गए। मतलब उस वक्त मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। फिर अचानक मेरी किस्मत पलटी और मैं यहाँ आ गया। यहाँ आकर फंस गया। दोस्तों, इस तरह दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं। अगले दिन मैरी जेम्स को कुछ बताने के लिए रेस्टोरेंट बुलाती है, लेकिन जैसे ही जेम्स रेस्टोरेंट जाने वाला होता है, वहां धमाका हो जाता है। मैरी बुरी तरह घायल हो जाती है। मरने से पहले वो जेम्स से कहती है, मार्क हमेशा कहता था कि अगर यहां से निकलना है तो टावर पर जा। ये कहकर दोस्तों वो मर जाती है। अब सारा जेम्स से कहती है, तुझे मैरी से इतना मिलना नहीं चाहिए था। यहां बहुत सारे जासूस हैं। जो भी विजन वगैरह की बात करता है उसे मार दिया जाता है। जेम्स की हालत और खराब हो जाती है। वो चीफ के घर पहुंचता है और चिल्लाता है, देख, मैं यहां से निकलने का रास्ता ढूंढ कर रहूंगा और फिर सबका पर्दाफाश करूंगा। ये कहकर दोस्तों वो टावर की तरफ भागता है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा सफेद गोला आता है और जेम्स पर हमला करता है। दोस्तों, ये गोला चीफ के कंट्रोल में है और जो भी इसके साथ छेड़छाड़ करता है ये उसे मार देता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी टोनी आता है, जेम्स को होश में लाता है और उसे चीफ के पास ले जाता है। चीफ कहता है,
टोनी तेरा भाई है। अब ये मत कहना कि तू अपने भाई को नहीं पहचानता। लेकिन टोनी जेम्स को उसकी बचपन की फोटो दिखाता है ताकि उसे यकीन दिलाए कि वो उसका भाई है। फिर भी जेम्स कहता है, मैं कैसे मान लूं कि ये मेरा भाई है? शायद तुमने ये फोटो मेरी जेब से चुराई हो। मुझे पता है कि तुम सब मिलकर मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं मान लूं कि मैं इस गांव का हिस्सा हूं। देख, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे प्रभाव में कभी नहीं आऊंगा। लेकिन अब टोनी कहता है, आखिर तू मुझे भूल कैसे गया? कोई इंसान अपने भाई को कैसे भूल सकता है? मुझे लगता है तुझे कुछ साइकियाट्रिक सेशन लेने चाहिए। कौन जानता है, शायद तुझे सब कुछ याद आ जाए। और दोस्तों, जेम्स इस बात से सहमत हो जाता है। अब एक साइकियाट्रिस्ट जेम्स का सेशन लेता है, लेकिन जेम्स को बस न्यूयॉर्क में लूसी के साथ बिताए पल याद आते हैं। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि जेम्स एक कंपनी सुमोकर में काम करता था, जहां उसका काम लोगों पर नजर रखना, उनके बारे में सब कुछ जानना था। वो क्या करते हैं, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन जेम्स को ये काम पसंद नहीं था, इसलिए उसने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। लूसी भी उसी कंपनी में काम करती थी। दोनों पहले दोस्त बने और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। यहाँ गांव में टोनी जेम्स को बस डिपो ले जाता है, जहां टोनी का ड्राइवर जेम्स से कहता है, तू भी यहाँ ड्राइवर था? पहले हमारा काम लोगों को पूरे गांव का टूर करवाना था। ये सुनकर जेम्स हैरान हो जाता है कि उसके सामने कितने राज छुपे हैं। टोनी के कहने पर वो लोगों को टूर पर ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो रेगिस्तान के पास पहुंचता है, उसे वहां एक जहाज का लंगर दिखता है। इसे देखकर जेम्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सोचता है, शायद यहाँ से दूर कोई समुद्र है और समुद्र के रास्ते गांव से निकला जा सकता है। लेकिन बेचारा बदकिस्मत था, वहां कोई समुद्र नहीं था, बस एक लंगर था। टोनी फिर उसे समझाने की कोशिश करता है, देख भाई, मैं तेरा भाई हूं। जब तू ये कहता है कि मैं तेरा भाई नहीं हूं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरा भाई मुझे पहचान नहीं रहा। प्लीज कोशिश कर, मुझे याद कर और पहचान कि मैं कौन हूं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी जेम्स को कुछ याद नहीं आता। अगले दिन चीफ जेम्स की बस में आता है और बहाना बनाकर टोनी को हटा देता है। फिर कहता है, बधाई हो, इस साल तुझे और तेरे परिवार को रिजॉर्ट के मुफ्त टिकट मिलते हैं, तुम लोग आराम से घूमो। ये सुनकर टोनी खुश हो जाता है कि वो रिजॉर्ट में फ्री में घूम सकेगा। अब रात को एलेक्स चीफ से अपने बचपन के बारे में पूछने की कोशिश करता है। मैं बचपन में कैसा था? मुझे अपने बारे में कुछ याद नहीं। ऐसा लगता है जैसे मेरी यादें मिटा दी गई हों। ये सुनकर चीफ अपने बेटे को समझाता है, देख बेटा, कभी कभी यादें धुंधली हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तू उन चीजों के बारे में झूठ बोले। मुझे तेरी बातों से लगता है कि तू जेम्स की बातों की वजह से हम पर शक कर रहा है और सोच रहा है कि तू यहाँ का नहीं, कहीं और से लाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, तू मेरा बच्चा है और इस पर कभी शक मत करना। अगले सीन में दोस्तों, जेम्स सारा को एक जगह ले जाता है। वहां पहुंचकर वो कहता है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस जगह से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। वो अपने बचपन को याद करने की कोशिश करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने यहाँ एक डिब्बा छुपाया था। जेम्स ढूंढता है और उसे वो डिब्बा मिल भी जाता है, जिसमें लिखा है, मैं जेम्स हूँ, 6 साल का, मेरा घर गांव है और मुझे ये जगह बहुत पसंद है। दोस्तों, ये पढ़कर जेम्स हैरान हो जाता है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर ये चीफ मेरे दिमाग से खेल रहा है। वो मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं इस गांव का हूँ। शायद उसने बाकियों को भी ऐसा ही समझाया होगा, इसलिए वो इसे मान गए। और जो नहीं मानते उन्हें ड्रीमर्स कहकर मार देता है, जैसे मुझे। सारा कहती है, मुझे लगता है ये तेरा बस एक वहम है। तू एक ही चीज को बहुत सोच रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तू यहीं का है और तेरा बचपन भी यहीं बीता है। अगले सीन में एक लड़की टीना जेम्स के पास आती है और कहती है, मैंने टूर के दौरान कई बार समुद्र की आवाज सुनी। मुझे लगा तू मेरी बात पर यकीन करेगा, इसीलिए बता रही हूँ। मुझे पता है रेगिस्तान के पार समुद्र है। ये सुनकर जेम्स भी हैरान हो जाता है, क्या ये सच है? लेकिन जब वो टीना के साथ जाता है तो वहां कोई समुद्र नहीं होता। और थोड़ी देर बाद टोनी और बाकी लोग रिजॉर्ट के लिए निकल जाते हैं। वो लोग वहां जाते हैं जहां जेम्स और लारा हैं। लेकिन जैसे ही जेम्स को टावर दिखते हैं,
वो बस को उसी दिशा में मोड़ देता है ताकि टावर तक पहुंच सके, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो फिर से उसी लंगर के पास वापस आ जाता है। टोनी उसे समझाता है, भाई कितनी बार समझाऊं कि दूसरी जिंदगी जैसा कुछ नहीं होता, ये सब बस तेरे दिमाग का खेल है जो तुझे बहका रहा है। अरे मैं तेरा भाई हूं, यही सच है। दोस्तों, ये सुनकर जेम्स को थोड़ा यकीन होता है कि शायद टोनी सही कह रहा है, लेकिन जैसे ही सब रिजॉर्ट पहुंचते हैं, टोनी मौका देखकर जेम्स से कहता है, देख तू सच कह रहा था, मैं तेरा भाई नहीं हूं। मुझे चीफ ने धमकी दी थी कि मैं तेरा भाई बनकर एक्ट करूं। असल में चीफ गांव के हर मेंबर पर नजर रखता है। यहां मैं तुझे सच बता रहा हूं, मुझे भी दूसरी जिंदगी के विजन आते हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ तू ही मुझे इस गांव से निकाल सकता है, इसलिए मैं तुझे सब कुछ बता रहा हूं। दोस्तों, यह सुनकर जेम्स को यकीन हो जाता है कि गांव के सारे लोग यहां लाए गए हैं, वो यहां के नहीं हैं। इसके बाद टोनी, जेम्स और टीना तीनों फिर से समुद्र की तलाश में निकलते हैं और उन्हें समुद्र मिल भी जाता है। दोस्तों, इसे देखकर क्या कहूं, तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जैसे ही टोनी समुद्र के पास पहुंचता है, एक सफेद गोला उस पर हमला करता है और उसकी जान ले लेता है। दोस्तों, यह देखकर जेम्स हैरान रह जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसका दोस्त मर गया, क्योंकि बचपन में उसका भाई भी इसी तरह डूब गया था। अगले सीन में एक अंडरकवर डिटेक्टिव विलियम जेम्स को चीफ के पास ले जाता है। चीफ जेम्स से कहता है, मेरे पास तेरे लिए एक बहुत अच्छी नौकरी है। जितना मैं जानता हूं, तू उन लोगों को ढूंढ रहा है जिन्हें विजन आते हैं, तो ये नौकरी मैं तुझे देना चाहता हूं। तुझे विलियम के साथ रहना है और उन लोगों पर नजर रखनी है जिन्हें विजन आते हैं। उनका सारा डेटा मुझे देना है। उनके विजन कैसे आते हैं, वो क्या काम करते हैं, मैं तुझे बताऊंगा कि किन पर नजर रखनी है। दोस्तों, इस पर जेम्स मान जाता है। वो खुद ऐसे लोगों को ढूंढना चाहता था, लेकिन क्या पता चीफ के पीछे कोई चाल हो। अभी वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो एक हिस्ट्री टीचर पर नजर रखना शुरू करता है, क्योंकि चीफ के मुताबिक वो एक ड्रीमर है। अब जेम्स भाई साहब उसी स्कूल में टीचर बनकर उस टीचर से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो सच में ड्रीमर है, लेकिन टीचर कुछ नहीं बताता कि उसे कभी विजन आते हैं या नहीं। इसके बाद जेम्स बच्चों की क्लास में जाता है और पता चलता है कि यहाँ के सारे बच्चों ने एक डिवाइस बनाई है जिससे वो लोगों पर नजर रखते हैं। ये देखकर जेम्स सबको कहता है, ठीक है, जब तुम सबके पास इतना दिमाग है तो मैं तुम्हें एक नया टास्क देता हूँ। तुम्हें पता लगाना है कि गांव में क्या हो रहा है। हर चीज की जानकारी लाकर मुझे देनी है। जो भी शक पैदा करे उस पर नजर रखनी है। दोस्तों, बच्चों को और क्या चाहिए? टीचर ने कहा तो सब मान गए। उधर चीफ अपनी पत्नी हेलेन को कुछ दूसरी गोलियां देता है जिससे वो होश में आती है। होश में आने के बाद दोनों थोड़ा वक्त साथ बिताते हैं और फिर वो दोबारा बेहोश हो जाती है। पता नहीं ये क्या माजरा है, हेलेन के साथ क्या हो रहा है, ये हमें बाद में पता चलेगा। इधर जेम्स को विलियम की डायरी मिलती है जिसमें उसने अपने शक के लोगों की तस्वीरें और नाम लिखे थे जिन पर नजर रखनी थी। चीफ ने उसे ये रखने को कहा था। उस डायरी से पता चलता है कि विलियम का शक का निशाना कोई और नहीं बल्कि खुद जेम्स और सारा है। अरे, चीफ ने बहाने से विलियम को मेरे साथ रखा ताकि वो मुझ पर नजर रख सके। साथ ही मैं सारा से कई बार मिला, इसीलिए चीफ को सारा पर भी शक हो गया है। अब दोस्तों, विलियम और जेम्स दोनों एक छोटे कैमरे की मदद से टीचर पर जासूसी शुरू करते हैं, लेकिन टीचर को इसकी भनक लग जाती है, इसीलिए वो कैमरे के सामने अपनी जान दे देता है। ये देखकर विलियम और जेम्स दोनों हैरान रह जाते हैं। उधर चीफ को अपने घर में एक छोटा कैमरा मिलता है, यानी कोई है जो उस पर नजर रखना चाहता है। ये देखकर चीफ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सोचता है, किसकी हिम्मत है मुझ पर नजर रखने की। अगले दिन मैक्स अपने घर के गार्डन में एक अजीब सा बड़ा गड्ढा देखता है और कुछ समझ नहीं पाता कि ये गड्ढा यहाँ कैसे आया। जैसे ही जेम्स सारा के घर पहुंचता है, उसे घर की छत पर एक कैमरा दिखता है। ये काम विलियम के अलावा कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि चीफ की कहने पर विलियम ही सारा और जेम्स पर नजर रख रहा है। अब चीफ विलियम को बुलाता है और पूछता है, यहाँ कैमरा कौन लगा सकता है? विलियम कहता है, मुझे लगता है ये जेम्स का काम हो सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता। असल में मुझे लगता है कि जब से एलेक्स ने जेम्स को देखा, वो अजीब अजीब बातें करने लगा है। तो मैं तुझे एक नया टास्क देता हूं। ध्यान से सुन।
अब जेम्स की बजाय तुझे एलेक्स पर नजर रखनी है, वो कहाँ जाता है, क्या करता है वगैरह, और विलियम भी इस बात पर राजी हो जाता है। अब रात को जब जेम्स क्लब जाता है तो वो एलेक्स और विलियम को एक दूसरे से बात करते हुए देखता है। दोनों साथ में ऐसे हैं कि जेम्स को पता चल जाता है कि ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं, यानी दो लड़के आपस में डेटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, इनके साथ क्या हो सकता है? इसके बाद जेम्स सारा के पास जाता है और उसे बताता है, तुझ पर नजर रखी जा रही है, बस सावधान रहना। लेकिन उल्टा सारा जेम्स को एक फोटो दिखाती है और कहती है, देख, इस फोटो में साफ दिख रहा है कि तुझसे अलावा कोई और मुझ पर नजर नहीं रख रहा। ये क्या माजरा है? तूने ही मेरे घर की छत पर कैमरा लगाया था, तू क्या करना चाहता है? वो गुस्सा होकर चली जाती है। ऐसा लगता है दोस्तों किसी ने गलत वक्त पर जेम्स की फोटो खींच ली थी, जब वो बस ये चेक करने आया था कि सब ठीक है या कोई उस पर नजर रख रहा है, और उसी फोटो को किसी ने सारा को दे दिया। ये जरूर विलियम का काम हो सकता है, क्योंकि वो दोनों पर नजर रख रहा था। इधर विलियम एलेक्स से कहता है, तुझे पता है, चीफ को हम पर शक हो गया है। मुझे लगता है हमें अब और मिलना नहीं चाहिए, वरना भविष्य में हम दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। यहाँ एलेक्स की घबराहट बढ़ जाती है दोस्तों। वो विलियम को मार देता है और उसकी जान ले लेता है, ताकि उसके पिता को उसके बारे में पता न चले। जैसे ही जेम्स सारा को मनाने उनके घर जाता है, उसे पता चलता है कि चीफ के गुंडों ने सारा को ले लिया। यहाँ से जेम्स फटाफट एलेक्स के पास जाता है और कहता है, देख, मुझे सारा को बचाना है, बता वो अभी कहाँ है और मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ। अगर तूने नहीं बताया तो याद रख, मैं तेरे पिता को तेरे और विलियम के बारे में बता दूंगा। एलेक्स घबरा जाता है और कहता है, देख, जिस पर भी मेरे पिता को शक होता है वो उसे टनल में भेज देता है। टनल वो जगह है जहां ज्यादातर ड्रीमर्स को रखा जाता है और वहां उनकी जान ले ली जाती है। मैं तुझे ड्रीमर बनाकर वहां ले जाऊंगा, फिर तू उसे बचा लेना। अब जेम्स भी ड्रीमर बनकर टनल में जाता है, जहां उसे अपना एक स्टूडेंट मिलता है। दोस्तों, यही वो स्टूडेंट था जिसने चीफ पर नजर रखना शुरू किया था। जैसे ही चीफ को पता चला कि ये स्टूडेंट उस पर नजर रख रहा है, उसने उसे भी टनल में भेज दिया। फिर वो स्टूडेंट जेम्स को सारा के पास ले जाता है। तभी वही सफेद गोला वहां सबको मारने के लिए पहुंचता है दोस्तों, लेकिन उस गोले के कुछ करने से पहले ही तीनों वहां से भाग निकलते हैं। खैर, बच गए। अगले सीन में जेम्स को एक शादी के ब्यूरो का न्योता मिलता है, जहां लोग शादी करते हैं। सारा के कहने पर जेम्स वहां जाने को तैयार हो जाता है। दोस्तों, वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि शादी के ब्यूरो ने उसके लिए एक लड़की चुनी है, और वो लड़की कोई और नहीं, लूसी है। दोस्तों, ये वही लूसी है जिसके साथ जेम्स न्यूयॉर्क में वक्त बिताता था, जो उसके सपनों में आती थी। ये देखकर जेम्स पूरी तरह हैरान हो जाता है कि ये कैसे मुमकिन है। जेम्स कहता है, ऐसा लगता है कि मेरी तरह लूसी को भी इस गांव में लाया गया और यहाँ आने के बाद उसे यकीन दिलाया गया कि वो यहीं की है। इसीलिए लूसी ने इसे मान लिया और अब खुद को इस जगह का समझती है, यही मुझे लगता है। उधर दोस्तों, चीफ सारा के पास आता है और कहता है, देख, मुझे पता है तुझे जेम्स पसंद है। अगर तू जेम्स को जिंदा देखना चाहती है तो मेरे लिए एक काम करना होगा। इस काम के बदले मैं तुझे और जेम्स दोनों को जिंदा छोड़ दूंगा। इधर जेम्स लूसी को अपने घर लाता है और उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, तुझे पता है हम दोनों न्यूयॉर्क में एक बार मिले थे। लेकिन लूसी को कुछ याद नहीं दोस्तों। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एलेक्स सारा के पास 3 गोलियां लेकर आता है और कहता है, प्लीज मुझे बता, ये दवाई क्या करती है? सारा कहती है, ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं तुझे बता दूंगी। अगले सीन में दोस्तों, मैक्स अपने घर के बाहर बने उस अजीब और बड़े गड्ढे के बारे में अधिकारियों को बताता है, ताकि वो जल्दी से यहाँ आए और कुछ इंतजाम करें। लेकिन बदकिस्मती से कोई अधिकारी वहां पहुंचने से पहले ही मैक्स की बेटी साइकिल खेलते हुए उस गड्ढे में गिर जाती है। मैक्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था, वो बचा नहीं पाता। मैक्स की पत्नी उसे इल्जाम देती है, अगर तूने गार्डन का गेट बंद किया होता तो आज ये हालत ना होती। बेचारे मैक्स का दिल पूरी तरह टूट जाता है। थोड़ी देर बाद दोस्तों, चीफ के कहने पर सारा जेम्स और लूसी को किसी तरह का इंजेक्शन लगाती है। दोस्तों, ये ऐसा इंजेक्शन है कि अगर 2 लोगों को लगाया जाए तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे। जेम्स को भी लूसी पसंद आने लगेगी, और यही चीफ चाहता था। वो चाहता था कि जेम्स को लूसी से इतना लगाव हो जाए कि वो यहाँ से जाने के बारे में सोचे भी ना।
आगे दिखाया जाता है कि सारा एलेक्स के पास आती है और उन 3 गोलियों के बारे में बताती है। वो कहती हैं, एक गोली बेहोश करने के लिए, दूसरी गोली विजन देने के लिए और तीसरी गोली दिमाग को कंट्रोल करने के लिए। ये सुनकर एलेक्स हैरान हो जाता है कि आखिर उसका पिता उसकी माँ को ये दवाइयां क्यों दे रहा है। इंजेक्शन लगने के बाद क्या होता है, जेम्स को लूसी बहुत पसंद आने लगती है। वो अब हर वक्त लूसी के साथ रहने लगता है। लेकिन सारा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जेम्स लूसी के साथ रहे। इसलिए वो चुपके से जेम्स को दूसरा इंजेक्शन दे देती है ताकि पुराने इंजेक्शन का असर खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, इसका असर खत्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगले दिन चीफ जेम्स और लूसी की शादी करवाता है ताकि जेम्स हमेशा के लिए गांव में रहने का सोचे और लूसी के साथ अपनी जिंदगी बिताए। लेकिन तभी सारा आती है और जेम्स से कहती है, मैंने तुझे बताया था कि मुझे तू पसंद है। ये सुनकर लूसी को बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर वहां से चली जाती है। जब जेम्स उसके पीछे जाता है तो लूसी खुलासा करती है, हाँ मैं लूसी हूँ, न्यूयॉर्क वाली, लेकिन चीफ ने मुझे ये ड्रामा करने को कहा था। चीफ ने मुझे यहाँ बुलाया ताकि मैं तुझे यहाँ रुकने के लिए मजबूर कर सकूं। प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं चीफ के कहने पर तुझे धोखा दे रही थी। ये कहकर वो वहां बने गड्ढे में कूदकर खुदकुशी कर लेती है। उसी वक्त मैक्स भी वहां खड़ा था, जो अपनी बेटी को खोने के बाद डिप्रेशन में था और खुदकुशी करने का इरादा लेकर आया था। लेकिन जेम्स उसे समझाता है, अपनी जान देकर कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुन, हम कोई और रास्ता जरूर ढूंढेंगे। तब मैक्स को थोड़ी राहत मिलती है और वो मान जाता है। थोड़ी देर बाद जेम्स चीफ के घर जाता है और कहता है, तूने लूसी को अपनी जान देने के लिए मजबूर किया, तू उसकी हत्या का आरोपी है। मैं ये समझ गया हूं और तुझसे इसका बदला लूंगा। दोस्तों, अब रात का वक्त है, एलेक्स क्लब में है। तभी चीफ वहां आता है। उसे देखकर एलेक्स कहता है, मुझे इस गांव का सच जानना है, मुझे लगता है तू मुझसे बहुत कुछ छुपा रहा है। चीफ जवाब देता है, अरे एक बार अपनी माँ से बात कर ले, वो तुझे इस गांव का सच बता देगी। वो उसे उस कमरे की चाबी भी देता है जहां वो तीनों गोलियां रखी हैं। एलेक्स वो चाबी ले लेता है। इधर सारा को भी विजन आने लगते हैं और अब वो इतने साफ हो गए हैं कि उसे एक लड़की दिखती है जिसके चेहरे पर पेंट लगा है और एक कार्डबोर्ड बॉक्स रखा है। तभी जेम्स भी वहां पहुंचता है। वो सारा को बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन विजन से परेशान सारा उसे वहां से भगा देती है। थोड़ी देर बाद जेम्स फिर सारा के घर आता है। यहाँ सारा उसे एक बात बताती है। वो कहती है, तुझे पता है तू कुछ देर पहले यहाँ आया था और तूने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। बेचारा जेम्स परेशान हो जाता है, मैं सारा के साथ ऐसा क्यों करूंगा। इस परेशानी में वो मैक्स के पास जाता है, लेकिन यहाँ मैक्स उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, हमारी अभी लड़ाई हुई थी, तू फिर से लड़ने यहाँ आ गया, ये क्या हो रहा है। जेम्स समझ नहीं पाता कि ये लोग क्या कह रहे हैं। तभी दोस्तों, उसे अपने सामने दूसरा जेम्स दिखता है। वो उसका पीछा करने लगता है जहां दोनों के बीच लड़ाई होती है। इस लड़ाई के दौरान जो चीजें होती हैं उससे पता चलता है ये दोनों जेम्स एक ही हैं। एक वो नॉर्मल जेम्स है जिसे हम शुरू से देखते आए हैं और दूसरा वो जेम्स है जिसने सारा के साथ गलत करने की कोशिश की। असल में दूसरा जेम्स ही असली जेम्स है। दोस्तों, जो असली जेम्स नहीं कर पा रहा था उसका काल्पनिक जेम्स वो कर रहा था। इस काल्पनिक जेम्स का मुख्य टारगेट चीफ को मारना है। लेकिन दोस्तों, असली जेम्स समझ नहीं पाता कि एक तरफ मैं गांव का रहस्य नहीं सुलझा पा रहा और अब ये काल्पनिक जेम्स कहां से आ गया। दोस्तों, किसी इंसान का काल्पनिक रूप तब सामने आता है जब वो बहुत बुरा महसूस कर रहा हो या कुछ ऐसा करना चाहता हो जो वो कर न पाए। इस सीरीज में चीफ का भी एक काल्पनिक वर्जन है जो थोड़ा पागलपन भरा बर्ताव करता है। जब एलेक्स ने अपने पिता पर शक करना शुरू किया तो चीफ को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने ये गांव अपनी पत्नी और बेटे के लिए बनाया था। लेकिन फिर भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, जो था अपनी फैमिली को खुश रखना। इसीलिए उसका काल्पनिक वर्जन सामने आया और ये वर्जन वो सारे काम कर रहा है जो असली चीफ नहीं कर सकता। उधर एलेक्स अपनी माँ को होश में लाता है और अपने और गांव का सच पूछता है। हेलेन बताती है, देख बेटा, गांव में बाहर से बहुत सारे लोग लाए गए हैं। वो लोग गांव से बाहर तभी जा सकते हैं जब वो खुद को सुधार लें, लेकिन जो लोग हकीकत में मौजूद नहीं हैं, वो गांव से बाहर नहीं जा सकते। बेटा, मुझे माफ कर, लेकिन तू हमेशा यहीं रहेगा, तेरी मौजूदगी बाहर नहीं है। ये सुनकर एलेक्स पूरी तरह हैरान हो जाता है। दोस्तों, हेलेन ने यहाँ क्या कहा थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगले सीन में देखिए।
काल्पनिक चीफ चर्च में बैठा है। तभी जेम्स वहां आता है। चीफ कहता है, मैंने ये गांव बनाया था ताकि दुनिया के लोगों को सुधार सकूं और उन्हें वो जिंदगी दूं जो वो चाहते हैं, लेकिन शायद मैं इस काम में कामयाब नहीं हो पाया। दूसरों को अच्छी जिंदगी क्या दूंगा? मेरी अपनी जिंदगी ही अच्छी नहीं है। अब अगर तू चाहे तो मुझे मार सकता है, क्योंकि यही इंसान का स्वभाव है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई जानवर छुपा होता है। लेकिन दोस्तों, तभी काल्पनिक जेम्स ये सुनकर चीफ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन असली जेम्स वहां आ जाता है और काल्पनिक जेम्स को रोकता है। वो कहता है, मुझे पता है तू मेरे दिमाग का बनाया हुआ रूप है। जो चीजें मैं करना चाहता हूं पर कर नहीं पाता वो तू कर रहा है। लेकिन मेरी बात सुन, हम इस तरह चीफ को हरा नहीं सकते। हमें साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम चीफ को हरा पाएंगे और इस गांव से बाहर निकल सकेंगे। यही एकमात्र रास्ता है। दोस्तों, ये सुनकर काल्पनिक जेम्स गायब हो जाता है और दोनों अब एक हो जाते हैं। साथ ही चीफ का काल्पनिक वर्जन भी गायब हो जाता है। दरअसल ये काल्पनिक वर्जन बस दिमाग की भावनाएं थीं, जो चीफ और जेम्स को दिख रही थीं। अगर वो अपनी भावनाओं पर काबू कर लेते तो उनके काल्पनिक रूप गायब हो जाते, जैसा कि अब हुआ। दोस्तों, ये सब आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रहा? चिंता मत करो, आप सब कुछ समझ जाएंगे। अब न्यूयॉर्क का सीन देखते हैं। असल में न्यूयॉर्क का सीन ही हकीकत है और ये सारी चीजें लोगों के दिमाग का बनाया हुआ खेल है। लेकिन ये आपको अब कैसे पता चलेगा? जेम्स न्यूयॉर्क में एक कंट्रोल रूम में पहुंचता है। वहां ढेर सारे कंप्यूटर दिखते हैं, जिन पर वही लोग दिख रहे हैं जिनके वीडियो चल रहे हैं। इन्हें देखकर जेम्स को एहसास होता है कि ये वही लोग हैं जिन पर मैं सुमोकर में नजर रखता था। यानी गांव के अंदर जो भी प्रयोग हो रहा है वो इसी का हिस्सा है। इन सब चीजों की वजह से जेम्स बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दरअसल दोस्तों, जेम्स एक साथ दो टाइमलाइन जी रहा है, एक गांव की और दूसरी न्यूयॉर्क की। जब ये दोनों आपस में टकराती हैं तो जेम्स को विजन आते हैं। अब मैक्स की बात करते हैं, जो हकीकत में चीफ का ड्राइवर है। वो जेम्स को कार में बिठाकर चीफ के पास ले जाता है। याद रखें दोस्तों, ये अब हकीकत है। यहाँ सीरीज का क्लाइमेक्स खुलता है। जेम्स हकीकत में चीफ से मिलने जाता है, जहाँ वो हेलेन के साथ बैठा है। यहाँ हेलेन अपने दिमाग से गांव को कंट्रोल कर रही है। चीफ जेम्स को सब कुछ बताता है। हकीकत में ये गांव कभी था ही नहीं। ये गांव इंसानी दिमाग का बनाया हुआ एक संसार है, जिसे हेलेन कंट्रोल करती है। इस प्रयोग में हमने कुछ ऐसे लोगों को चुना जो अपनी जिंदगी से परेशान थे या जिनकी आदतें ठीक नहीं थीं। इस प्रयोग का मकसद था लोगों के दिमाग को एक ऐसी दुनिया दिखाना जहां वो अपनी गलतियां सुधार सकें और हकीकत में अच्छी जिंदगी जी सकें। हेलेन और मैं कभी माता पिता नहीं बन सके, इसलिए हमने गांव बनाया, एक ऐसा संसार जो सिर्फ दिमाग में है। वहां हमारा एक बेटा भी था। इस प्रयोग का मतलब था दिमाग को धोखा देना कि वो जिंदगी जी रहे हैं जो वो चाहते हैं। इस प्रयोग से हमने कई लोगों को ठीक किया, भले ही वो धोखे में जी रहे थे, लेकिन वो खुश थे। लेकिन दोस्तों, जेम्स कहता है ये सही नहीं कि हम बिना उनकी इजाजत के दूसरों पर प्रयोग करें। चीफ जवाब देता है, ये लोगों के भले के लिए है। तूने खुद ऐसे लोगों को चुना था जो किसी ना किसी परेशानी से गुजर रहे थे। प्रयोग पूरा होने के बाद वो ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, मुझे पता है ये सब आपके दिमाग पर भारी पड़ रहा होगा। इंटरनेट पर इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपनी छोटी सी अक्ल से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। चीफ और हेलेन ने मिलकर एक प्रयोग बनाया। इस प्रयोग में इंसानी दिमाग को दो जिंदगियां दिखानी होती हैं। एक जो वो हकीकत में जी रहा है, और अगर वो अपनी असली जिंदगी में कुछ गलत करता है या कुछ ऐसा चाहता है जो उसे मिल नहीं रहा, तो ये प्रयोग काम आता है। इसमें इंसानी दिमाग को गांव की दुनिया में डाल दिया जाता है। यानी एक शख्स गांव की दुनिया में दूसरी जिंदगी जीता है। उस जिंदगी में वो सारी चीजें सुधार सकता है जो उसने हकीकत में खराब की, या वो चीजें हासिल कर सकता है जो हकीकत में उसे नहीं मिली। जैसे हेलेन हकीकत में मां नहीं बन सकी, लेकिन गांव के अंदर वो एक बच्चे की मां है। उसे गांव में वो जिंदगी जीने का मौका मिला जो वो हकीकत में नहीं चाहती थी। दोस्तों, हेलेन ने एलेक्स से कहा था कि तू गांव से कभी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि एलेक्स हकीकत में मौजूद ही नहीं है। तो ये सब हेलेन और चीफ का दिमागी खेल था।
लेकिन चीफ और हेलेन भी गांव की जिंदगी को ठीक से हैंडल नहीं कर सके, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी फैमिली अच्छी हो और खुशहाल जिंदगी जिए। लेकिन जैसे ही एलेक्स को सच पता चला, उसने अपने माता पिता से नफरत शुरू कर दी। इसलिए चीफ का काल्पनिक वर्जन गांव में आया दोस्तों, जो बहुत परेशान था। यहां तक कि जेम्स भी गांव में वो जिंदगी नहीं जी सका जो वो चाहता था। इस तरह गांव में मौजूद बाकी लोग भी हकीकत में कुछ ऐसा कर चुके हैं जिसका उन्हें पछतावा है। जेम्स ने ऐसे लोगों को चुना और प्रयोग के लिए भेजा, ताकि वो गांव में रहकर वो दुनिया जी सकें जो वो चाहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि उन्हें वो जिंदगी मिले जैसा चीफ के साथ हुआ, जैसा मैक्स के साथ हुआ। देखो, हकीकत में उसकी बेटी मर गई थी। गांव की जिंदगी में उसे अपनी बेटी को बचाने का दूसरा मौका मिला, लेकिन वो फिर भी उसे नहीं बचा सका। उम्मीद है दोस्तों, आपको गांव का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब गांव के अंदर जब एलेक्स को अपनी सच्चाई पता चलती है कि उसकी मौजूदगी सिर्फ गांव में है, वो गुस्से में अपनी मां को मार देता है और फिर खुद अपनी जान ले लेता है। ये देखकर चीफ बहुत दुखी हो जाता है कि वो गांव में ऐसी जिंदगी नहीं चाहता था। इसी तरह जैसे ही हेलेन मरती है दोस्तों, गांव में और गड्ढे बनने लगते हैं, क्योंकि हेलेन और चीफ गांव को चला रहे थे। अगर वो इसे ठीक से नहीं चला पाए तो गांव खत्म हो जाएगा। इसलिए चीफ मैक्स के पास आता है और कहता है, मैंने फैसला किया है कि मैं गांव की जिम्मेदारी जेम्स को सौंप दूंगा, क्योंकि उससे बेहतर कोई इस गांव और इसके लोगों को नहीं संभाल सकता। मुझे नहीं लगता कि अपने बेटे और पत्नी की मौत के बाद मैं इस गांव में ज्यादा वक्त टिक पाऊंगा। मेरा साथ दे जब मैं ऐलान करूंगा कि आज से जेम्स गांव का अगला चीफ है। मैक्स भी मान जाता है। वहीं जेम्स की हालत गांव में बहुत खराब है, क्योंकि हकीकत में जेम्स गांव को सही नहीं मानता। उसके विचारों में लोगों के दिमाग से खेलना बिल्कुल सही नहीं है। अगर वो गांव को सही मान लेता तो उसकी हालत गांव में बेहतर होने लगती। चीफ हमेशा यही चाहता था कि जेम्स ये मान ले कि वो गांव का हिस्सा है, क्योंकि चीफ जानता था कि उसका फैमिली की देखभाल का प्लान बर्बाद हो सकता है और उसके बाद गांव की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए चीफ ने बहुत कोशिश की कि जेम्स ये मान ले कि वो गांव का हिस्सा है। दरअसल दोस्तों, अगर जेम्स ये मान लेता कि वो गांव का हिस्सा है तो उसे विजन नहीं आते। लेकिन कई ड्रीमर्स ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो गांव के हैं, इसलिए उन्हें विजन आते थे। और अगर उन्हें गांव का सच पता नहीं चलता तो चीफ उन्हें मार देता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग गांव का सच जानकर डर जाएं कि उन पर प्रयोग हो रहा है। अब न्यूयॉर्क में चीफ जेम्स को सारा से मिलवाता है, जो बचपन के ट्रॉमा की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। इसीलिए वो पागलों जैसा बर्ताव करती है। सारा को भी एक विजन आता था, जहां वो खुद को गांव में एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर देखती थी। चीफ जेम्स से कहता है, सारा को ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है और वो है गांव। तुझे सारा को गांव के अंदर खुश रखना होगा, इससे वो हकीकत में अपने आप ठीक हो जाएगी। अब ये तेरी मर्जी है कि तू सारा को ठीक करना चाहता है या नहीं। अगर चाहता है तो मैं तुझे गांव की पूरी जिम्मेदारी दूंगा और हेलेन की जगह सारा को दूंगा, ताकि वो गांव की देखभाल कर सके। दोस्तों, चीफ गांव में सबको बताता है कि गांव बर्बाद हो रहा है और इसे सिर्फ एक शख्स ठीक कर सकता है, और वो है जेम्स। इसलिए सब कहने लगते हैं कि जेम्स को अगला चीफ बनाना चाहिए ताकि गांव ठीक रहे। यह सुनकर जेम्स भी मान जाता है और इस गांव का अगला चीफ बन जाता है। और इस बार दोस्तों, गांव में सबकी परेशानियां सुलझाकर वो उन्हें वो जिंदगी देगा जिसके वो हकदार हैं। अब सारी जिम्मेदारियां जेम्स को सौंपने के बाद चीफ खुदकुशी कर लेता है, जिसके बाद चीफ और हेलेन अब पूरी तरह गांव से बाहर आ चुके हैं। दोनों हकीकत में खुश दिखते हैं दोस्तों। वहीं जेम्स और सारा गांव को बेहतर जगह बनाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। इस सीन के साथ दोस्तों, ये मिनी सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कंफ्यूजिंग मिनी सीरीज पसंद आई होगी। बाकी अगर आपको वीडियो, कहानी या एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करें।